देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। की बिठाएं असा आजाद करो। से पत्थरों की बारिश नहीं बरसी। यही होना था, यही हो जाना चाहिए था। जो कुछ हुआ इस पाकसर जमीन पे, शायद इसी के हम हकदार थे। एक मां को उसके 2 जवान बेटों के साथ जिंदा दरगोर कर दिया गया, उनको कैद में रखा गया, उनको कैद में रख के उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और तशद्दुद करने के बाद शदीद तरीके से उनको जिस अंदाज से कत्ल किया गया, उसकी मिसाल पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में नहीं मिलती। वक्त के फिरौनों ने अपनी ताकत हमेशा दिखाई, लेकिन हर फिरौन के बाद कोई ना कोई मूसा ने हमेशा जन्म लिया और इंसाफ का परचम सरबुलंद किया। लेकिन आज मैं अपने इस पाकसर जमीन की तरफ देखूं तो शायद मुझे कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आता जो इस मां को, इन बच्चों को इंसाफ दिला सके। माजी में कई बार पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात हुए और पैर दर पे हुए, लेकिन कभी किसी ने कोई आवाज ना उठाई। अगर उठाई भी तो उस आवाज को दबा दिया गया। इन मां और 2 बच्चों को जिस अंदाज से कत्ल किया गया, अफसोस की बात तो यह है कि ना सिर्फ कत्ल किया गया, लेकिन सफाकी यहां पे इख्तिताम नहीं होती। सफाकी की एक हद और भी थी कि फिर इन्हें एक ऐसी जगह पे फेंक दिया गया जहां पे जंगली जानवरों को इनका गोश्त नोचने की खुलेआम इजाजत दी गई। और शायद ये दिखाना भी था कि हम कितने ताकतवर हैं, हम कितने बाअसर हैं। चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितनी आवाजें उठा ली जाएं, हमें जो करना है हम वो करके रहेंगे। चाहे कोई मां फरियादें दे दे, थक जाए, चाहे कोई औलादें अपनी मां को रोता बिलकता देखते हुए तड़प जाएं, लेकिन शायद इस मुल्क में इंसाफ लेना अब नामुमकिन नजर आता है। किसी जवान भाई के सामने उसकी जवान बहन की इज्जत को बार बार पामाल किया जाए, किसी मां के सामने उसके बच्चों को बार बार जदोकोब किया जाए और किसी बाप के सामने उसके औलाद को, उसकी मां को बार बार तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, कैद में रखा जाए, लेकिन वो कुछ ना कर सके, तो फिर इंसाफ कैसे होगा? फिर इंसाफ कैसे होगा? फिर तो मेरे ख्याल से जमीन को फट जाना चाहिए था। फिर तो मेरे ख्याल से आसमान से आग की और पत्थरों की बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन ना हुई। आखिर क्या हुआ बलूचिस्तान में? एक दर्द की ऐसी दास्तान, एक हैवानगी की एक ऐसी कहानी शायद हमने सुनी तो ना थी, लेकिन होती ये फिर भी थी। आज एक औरत की ये कहानी सामने तो आई, लेकिन इससे पहले ना जाने कितनी ऐसी खवातीन होंगी, कितने ऐसे बच्चे होंगे, कितने ऐसे जवान होंगे, कितने बुजुर्ग होंगे जिनके साथ रोजमर्रा के मामलात में ये सब कुछ होता रहा, लेकिन कोई सुनवाई ना थी। अदालतें खामोश थीं, इंसाफ खामोश था, पुलिस बे थी तो तमाशाई थी, लेकिन महज तमाशाई, और कुछ ना हुआ। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे बड़े भारी दिल के साथ। और प्रोग्राम में आज ये कह दूं कि जब से ये खबर आई है तब से एक मिनट को चैन नहीं है, और मैं ये भी कह सकता हूं कि आज प्रोग्राम में कुछ गलतियां होंगी तो आप माफ कर दीजिएगा, क्योंकि जिस भारी दिल के साथ आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है आज का ये प्रोग्राम मेरे लिए। कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में कुछ सवालात हैं, कुछ मामलात, उन सवालात के जवाब ले सकते हैं। आज इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं बलूचिस्तान से जनाब मीर असलम रिंद साहब, सीनियर साहब भी तजयकार हैं, और साथ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इनाम खेतरा साहब जो कि साहबजादे हैं जनाब अब्दुल रहमान खेतरा के। इनसे जरा जानते हैं कि ये जो मामला हुआ, पहले तो जो जिस अंदाज से सोशल मीडिया पर तस्वीर उन्होंने पोस्ट की और जो कुछ वाकयात और हालात हुए, क्या सीक्वेंस थी और क्यों ये सब इस नहज पे पहुंच गया? क्या ये वहां के मामलात में रोजमर्रा की बात है या कुछ इस बार एक्सट्रीम हो गया जो शायद किसी ने तवक्को नहीं की थी? इनाम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी मुनीर साहब, कैसे हैं आप? इनाम साहब, ये जो कल, अगर मैं कल की बात से शुरू करूं, आपने सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीर पोस्ट की जो इस वक्त नाजरीन देख भी सकते हैं,
ये तस्वीर कब की हैं और इनको पोस्ट करने का मकसद क्या था, क्योंकि बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि ये तस्वीर क्यों पोस्ट की गई। मुनीर, ये तस्वीर कुछ अर्सा पहले की है। मैं ये नहीं कहता कि तस्वीर रिसेंट है या कल की है या परसों की है, 1 महीना पहले की बात। ये है कि मेरा तस्वीर को पोस्ट करने का मकसद भी ये था कि जो मेरे वालिद मोहतरम हैं अब्दुल रहमान खितरान, वो इस टाइम हुकूमत का हिस्सा है और ही इज अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ द करंट पार्टी, आप पार्टी के। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर, जो मीर अब्दुल कद्दूस गजन, जो ये मतलब खुद कहते हैं कि सरदार उनकी पार्टी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है, और वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, आईजी से लेके डीआईजी से लेके डीपीओ तक, जितने भी हुकूमत के जो भी आपके लॉ गवर्निंग एजेंसीज हैं या अदारे हैं जो भी हैं। तो ये मामला जहाँ पे इस मामले की आपने बात की, तो ये रिपीटेड चीजें, कोई नई बात नहीं है ये। मंजर आम पे शायद पहली दफा 2006 में अब्दुल्ला नामी, जी सॉरी, मंजर आम पे ये वाकयात इस अंदाज से पहली दफा आ गए। जी एग्जैक्टली, इस अंदाज से पहली दफा है। नहीं, पहली दफा तो नहीं कह सकते। 2014 में भी सरदार साहब पे छापा मारा गया था। उस टाइम मालिक बलूच की हुकूमत थी, सीएम वो था, और ये करामात इस वजह से हुई क्योंकि वो हमारा जो सरदार साहब का वो मुखालिफ था। उस टाइम भी 3 बंदे, औरतें प्लस बच्चे प्लस मर्द, वो सरदार साहब की निजी जेल से बाजियाब कराए गए थे। और जैसे सबको पता है वैसा ही होता है कि बाद में उनको पैसे देके, डरा के, धमका के उनके बयान तब्दील करा दिए गए। एफआईआर में इनफैक्ट था अगवा बरए ताउन के लिए, वो बंदा उसकी जेल से भागा था और बाद में जाके उनका फैसला हुआ था। फिर उसके बाद यासीन नामी एक बंदा, आई कैन नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, यासीन नामी एक बंदा आरती था जो डेरा गाजी खान पंजाब का, वो बारखान आता है, वो अगवा हो जाता है, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट देके अपने घर वापस जाता है, उसको भी सरदार अब्दुल रहमान ने अगवा किया। फिर ये रिसेंट किस्सा है तकरीबन 2018-19 का, खुरम नामी एक बंदा जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, वो अगवा होता है, वो 1.5 करोड़ रुपया देके अपने घर वापस जाता है। तो ये रिपीटेड, लेकिन अगवा करके रखा कहां जाता है? क्या अपने ही घरों में, अपनी जमीनों पे कोई खुद साख्ता जेल बनाई हुई है? क्या कोई इस तरह का कोई निजाम है? क्योंकि मेरे पास तो कुछ इत्तलात ये भी है कि आप भी उन तमाम तर वाकयात में काफी ज्यादा मुश्किलात में, शायद आपको भी वहां पे कुछ अरसे कैद में रखा, इस तरह की भी कुछ इत्तलात हैं। जी जी, कि देखिए मैं आपको बताऊं, जाती तौर पे जो अब्दुल रहमान है मुझे कैद में नहीं रख सकता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्योंकि उसके वी आर पार्ट ऑफ दैट फैमिली, और मेरे भाई लोग और मेरे कजन लोग मेरे साथ हैं, वो लड़ते हैं। नहीं तो अगर इसका बस चलता, अगर मैं अकेला होता, मुझे कैद में क्या, मेरे टुकड़े टुकड़े करके कहीं फेंक देता मुझे। थी ना कहीं ना कहीं। जी ऑब्वियसली, वो देखे ना, पुलिस अब उनकी है। जो इस टाइम हमारा करंट डीटीओ है नूर मोहम्मद बड़ई, वो बेसिकली एक डीएसपी है। उसको एसपी का ओहदा इसीलिए दिया गया ताकि जो सरदार साहब के जो भी काम है, जिस तरीके के भी नाजायज काम है, गैर कानूनी, ताकि उनको अमल में लाया जा सके और उस पर कानूनी ठप्पा लगाया जा सके। अब 2019 में भी मुझ पर इसी डीटीओ ने 2 एफआईआर की, मुझे फोर्स किया कि आप सरदार के सामने झुको, जो वो बोलता है वैसे करो। फिर उसके बाद अभी ये 2022 में भी मेरे पर 2 एफआईआर हुई, जिनको अभी मैं फेस करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी जुडिशियल सिस्टम पे पूरा भरोसा है, उसमें मेरी जमानतें हो गई हैं और वो केसेस मुझ पे चल रहे हैं, वो बेबुनियाद केसेस हैं। और ये जो खान मोहम्मद मरी साहब हैं और इनकी जो बेगम थी गिरा नाज साहिबा, इनका आपके घर में क्या मतलब, क्या फैमिली के साथ क्या मामला था? मुलाजिम थे, मुलाजमत पे थे, किस तरीके से सारा मामला चलता रहा? और ये कब से आपकी इनके जो 7 बच्चे हैं, कब से सरदार साहब की तहवील में थे? मुनीर, मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता कि कब से थे उसकी, तो उसके आइडिया के तौर पर अगर मैं कहूं 6 से 7 साल, 6 से 7 साल तकरीबन हो गया इस बात को। जी जी एग्जैक्टली। और ये क्या आपके घर के मुलाजिम थे? जी ये मेरे घर के मुलाजिम थे। 19 में बल्कि आप कह सकते हैं 4 से 5 साल हुए हैं, बल्कि वो शवाहिद हैं। काटी थी, कटवाई गई थी बेसिकली, मेरे मुद्दे भी मेरे कजन को बनाया गया था। उसमें खान मोहम्मद मरी का नाम डाला गया था एज अ विटनेस कि आप इनाम शाह के खिलाफ गवाही दो, किया आया, इसने डकैती की है, अपने घर में डकैती की है, फायरिंग की है, वगैरह वगैरह। 2 सिनेरियोस बनाए गए, एक दिन के वक्फे पे एफआईआर कर, तो इसने मना कर दिया कि भाई बाप बेटे का मसला और ये फेक एफआईआर है, मैं इसकी झूठी गवाही नहीं दे सकता। उसके बाद इसकी फैमिली को तहरीर में लिया गया, और उसके बाद इसकी जो बेटी है उसके साथ मतलब जो भी गलत, जो जिना वगैरह जो सरदार अब्दुल रहमान करता रहा, वो करता रहा। और इसके जो खान मरी के बच्चे हैं उनसे नौकरों की तरह, गुलामों की तरह काम लेता रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो तमाम जो मामला हो रहा था, तब आपने भी मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर उस वक्त भी आवाज उठाई? जी जी, मैंने बहुत आवाज उठाई, पर मेरी आवाज कौन सुनता है? ना मेरी आवाज किसी ने सुनी।
ये आगे आई बात, ये देखिए, ये जो आज 2 बच्चों की और एक औरत की डेथ हुई है ना, इसमें 2 बंदे जिम्मेवार है, सिर्फ 2 बंदे। मैं अब्दुल रहमान को, देखिए अब्दुल रहमान को ताकतवर बनाने वाला हमारा डीसी बारखान और डीपीओ नूर मोहम्मद बड़ेच है। अगर उनने पहले ही इस पे लगाम लगाई होती, इसको इस हद तक ताकतवर ना बनाया होता, तो कभी भी वो इतना बड़ा कदम कभी भी ना उठा सकता। मेरा अगला सवाल भी, गिरा नाज बीबी की एक वीडियो वायरल हुई, गालिबन वो उस वक्त भी कैद में थी जब ये वीडियो मंजर आम पे आई, जिसमें उन्होंने कुरान को हाथ में रख के अपने बच्चों को बाजियाब कराने के लिए, उनको वहां से, उस जेल से निकालने के लिए फरियाद भी की। वो जो वीडियो जब मंजर आम पे आई, मुकामी पुलिस, डीपीओ, पुलिस के जो सरबराह थे, उनकी जानिब से उस वक्त कोई एक्शन नहीं किया गया? कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। और वो वीडियो मंजर आम पे मैंने लाई, अपनी जान को जोखम में डालते हुए। सरदार अब्दुल रहमान बहुत एक जालिम बंदा है, फिरौन बंदा है। मैंने अपनी जान को जोखम में डालते हुए ये वीडियो सामने लाई, मैंने अपने पेज पे पोस्ट की। उसके बाद मीडिया ने इस बात को थोड़ा सा हाईलाइट किया, बहुत ज्यादा थोड़ा सा हाईलाइट हुए, जिस पे वो खान मोहम्मद मरी मुख्तलिफ फोरम पे जाके उसने अपने बयान दिए और मीडिया को अपने बयान रिकॉर्ड करवाए कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी सरदार अब्दुल रहमान की तहलील में है, वो उनके साथ जिना करता है, मेरे बच्चों के साथ गुलामी करवाता है उनसे, मेरी बीवी से काम करवाता है, तो मेरे बच्चे मुझे वापस किए। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया, मैं आपकी तरफ आता हूं। लेकिन मीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी इनाम साहब की, और इनाम साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, यकीन तौर पे किसी भी शख्स के लिए दिल दहला देने वाली ये बातें हैं कि किस तरीके से किसी शख्स को अपनी तहवील में इस अंदाज में रखा जा रहा है जहां पे उसे जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा है। और फिर मेरे पास जो तस्वीर हैं, जो मनाजिर जो देख रहा हूं, जिस अंदाज से बेईमाना तशद्दुद करके उनको हलाक किया गया, मैं कहूंगा शहीद किया गया, और फिर भूखे जानवरों के आगे डाल दिया गया। मीर साहब, क्या हो रहा है आपके सूबे में? नाजरीन को मेरे तरफ से सलाम पहुंचे। गुजारिश ये है कि जैसे आपने अर्ज किया, जैसे सरदार साहब के बेटे ने भी पूरी रुदात सुनाई, मैं तो समझता हूं कि सबसे बड़ा मुजरिम सूबाई हुकूमत की तरफ से ये गफलत का मुजाहरा किया गया है। जिस दिन उस औरत ने सोशल मीडिया पे कुरान पाक लेकर लोगों से और सरकार से अपील की, हुकूमत ने क्यों एक्शन नहीं लिया, हुकूमत ने क्यों अपने फराइज पूरे नहीं किए, इंतजामिया क्यों हरकत में नहीं आई, ये सब इन बच्चों के और इन लोगों के कातिल हैं, ये सब इसके जिम्मेदार हैं। सबसे पहले जो है ना, मैं तो समझता हूँ वजीर आला को इस्तीफा देना चाहिए। सर, वजीर आला साहब के हवाले से तो इस वक्त इतलात हैं कि गालिबन सरदार साहब उन्हीं के तैयारे में बैठ के शायद कल रात मुल्क से फरार हो चुके हैं, या किसी और मुल्क जा चुके हैं, या शायद इस तरह की इतलात थी कि कल रात ही कोशिश की गई। जी, हमारे पास भी ये इतलात है कि वजीर आला साहब के स्पेशल तैयारे में रात को वो चले गए हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि जाने से भी मसला हल नहीं होगा। बलूचिस्तान में एहतजाज है, आज भी रेड जोन, चारों तरफ से मुख्तलिफ सियासी पार्टियां, कबाइल, बलूचिस्तान के तमाम अवाम, पाकिस्तान के जो है ना मीडिया एंकर, सब ने इसके खिलाफ जो है आवाज बुलंद किया है। ये मामला भी आसानी से ना ही झूठ मूठ के GTI से हल, JIT से हल होगा, और ना ही झूठ मूठ के छापों से हल होगा। ये जब तक जो है ना कंफर्म सजा और जजा का सिस्टम नहीं हुआ है, अवाम खामोश नहीं बैठेगी। ये अभी एक बंदे का मसला नहीं, पूरे बलूचिस्तान का मसला है, लोगों की इज्जतों का मसला है, और यहाँ पे मजलूम और जालिम का मसला है। जिसने भी जुल्म किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं बिल्कुल एक बार फिर कहूंगा, इन सारे जो हरकत है, जो ये जुल्म हुआ है, नाजायज हुआ है, सबसे पहले वो जो इनके दूसरे बहन भाई हैं उनको जो है बाजियाब कराया जाए। और वजीर आला को तो फौरन उन वजीर साहब को भी काबीना से अलहदा करना चाहिए, नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, और एक जिम्मेदार वजीर आला की हैसियत से यह कार्रवाई करे या इस्तीफा दे। ये दो ये मेरे साहब आपका मौका आ गया, लेकिन फिर आपके मौके पर फिर मैं यही सवाल करूंगा कि ये जो कुछ हुआ, ये अवाम से सवाल भी है कि अब्दुल रहमान खेतरा साहब के हवाले से जो तस्वीर हैं, जो वीडियोज़ हैं, और माजी में भी जो मुकदमात के हवाले से जो तफसीलात हैं, उन सब को देखते हुए, उन सब के बावजूद इनका जो ताल्लुक है काफ़ी बड़े पाकिस्तान के जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं उनके साथ, उनके लोगों के साथ है।
शायद इस हवाले से इस वक्त कोई कार्रवाई आज भी कोई दीवाने का ख्वाब साबित होगी, क्योंकि उम्मीद नहीं की जा सकती कि इस पर कोई बड़ी कार्रवाई हो जाए, बर वक्त हो जाए। और JIT के हवाले से जो आपने मामला बताए, ये भी हमेशा से पाकिस्तान में देखा गया कि लोगों को दिन की रोशनी में कत्ल किया गया, लेकिन उस हवाले से भी कोई JITs बनाई गई, लेकिन उसके ऊपर कभी भी उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो मंजर आम पे ना आ सकी। इनाम साहब, ये जो माजरा है कि गिरा नाज बीबी, जिनकी उम्र गालिबन 40 साल बताई जा रही है, उनके जो दो बेटे थे जो उनके साथ उस कुएं में पाए गए, 15 बरस और एक की गालिबन 22 से 24 बरस उम्र बताई जा रही है। ये जो लोग वहां पे जिस बेमाना तरीके से इनको तशद्दुद किया गया, बाकायदा तशद्दुद के वाज़े तौर पे निशानात देखे जा सकते हैं, फिर जिस तरह से कुएं में फेंक दिया गया, जानवरों के लिए फेंका गया, निशान इबरत बनाने के लिए फेंका गया। निशान इबरत तक देखें, अगर इनको निशान इबरत बनाना होता ना तो ये लोगों के सामने फेंका जाता। ये अपनी हवस निकाली एक बंदे ने ना। अब एक बंदा जब पागल हो जाता है ना, जब कहते हैं ना कोई कुत्ता या शेर पागल होता है तो उसे गोली मार दी जाए ना, तो ये मेरा जो बाप है अब्दुल रहमान, ये वाकई पागल हो गया। क्योंकि देखें, अगर एक बंदा है ना, एक दुश्मन है आपका, वो आपके घर घुस रहा है या आपको नुकसान देने की कोशिश कर, अगर आप उसे मारते हैं, इज्जत देते हैं ना, तो उसमें एक बात समझ भी आती है कि एक बंदा आपको नुकसान देने की कोशिश, ये तो मजलूम नाबालिग, इनमें से एक नाबालिग था और एक बालिग था, और एक औरत क्या नुकसान दे सकती है आपको, जो आपकी तहलील में, जो बच्चे दो आपकी तहलील में, जिनने आपका घर का खाना परोसा, आपके जो मेहमान थे उनकी खिदमत की, रोटियां उठाई, सफाई की, वो इस चीज का हक थे कैसे थे? उनने ऐसा क्या किया जो आपने इतनी शदीद तरीके से, मतलब एक बंदा एक जानवर के साथ भी ऐसे करते हुए 10 दफा सोचता है कि मैं एक जानवर को इतना मारने जा रहा हूँ, कल को मैं भी उसका जवाब दूंगा, और करके और कुएं में नीचे फेंक दिया ताकि जंगली जानवर या परिंदे चरिंदे उनको खा जाएं। और इनाम साहब, ये आम तौर पे आप क्योंकि मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था, अब्दुल रहमान कितना साहब ने पहले तो असर नौ इस बात की तरदीद कर दी कि वो उनके पास मौजूद नहीं थे, फिर आपने तस्वीर पोस्ट की तो वो बहस वहां पे दम तोड़ गई। फिर जो जेलों की बात की जा रही है कि जेलें बनाई गई हैं, अकूबत खाने बनाए गए हैं, इसकी भी अभी तक तरदीद की जा रही है। ये जेलें और ये जो निज़ाम है कहाँ पे बनाए जाते हैं? घरों के अंदर होते हैं, घरों के साथ कोई इलाका मखसूस किया जाता है, क्या निजाम होता है, किस तरीके से काम करता है सारा सेटअप? देखिए मुनीर भाई, मैं दूसरी जगहों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं अब आपको बता सकता हूँ। जो औरतें हैं वो बेसिकली अपने घर में ही रखते हैं, उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है, उनसे काम लिया जाता है। और जहां तक की बात है, तो इनका एक इलाका है जिसको बगाओ तोमनी कहा जाता है। वो बिल्कुल ही नॉर्मल जो शहर है, शहर से किलोमीटर दूर जमीन है, वहां तो गैराबाद जाने की इजाजत है, 3-4 हजार एकड़। तो वहां पे कच्चे मकानात और ये सिलसिले बने हुए, वहां ये कार्रवाइयां भी की जाती है और वहां पे उनको रखा भी जाता है। इस बात का मैं खुद गवाह हूँ, मैं भी गवाह हूँ। अब जो बिलोंग करता है लोरलाई से, जिसको 2005 या 5 में, गालिबन 5 में अगवा किया गया था, उसको भी वहीं पे रखा गया था। अच्छा, मैं कुछ पढ़ रहा था, कुछ जगहों पे गालिबन आपके हवाले से भी कहा गया कि आपके ऊपर भी इल्जाम है कि उनके कत्ल के हवाले से ये भी एक बड़ी बहस है कि अगर आप पे भी इल्जाम अगर लगता है और फिर ये दो फरीक हैं एक ही घर के, एक वालिद है और एक बेटा है, दोनों के ऊपर अगर इस तरह से इल्जाम लग रहा है तो फिर ये मामला कैसे सुलझेगा? देखिए मुनीर भाई, इल्जाम जहां तक लगाने की बात, इसलिए मेरा जो वालिद मोहतरम है वो इस चीज करने के लिए, दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए, अपने से हटाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे शवाहिद सामने लाएंगे, जो हवाई शवाहिद होंगे, जो फैक्ट्स होंगे, आप उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। जहां तक बात है उनकी कत्ल की, तो आप, मेरा सबसे बड़ा जो गवाह है कॉम्प्लेक्स है, वो मेरा मोबाइल रिकॉर्ड है। मुझे तो उस घर में, जिस घर में ये वालिद साहब मेरे रहते हैं बाजीकोट, उसमें पिछले 6 महीने से आने की इजाजत तक नहीं है कि आप यहाँ पे अंदर नहीं आ सकते। और 6 माह पहले आप उस घर में रहते थे? 6 माह पहले मारा कैसे, मैं ले गया, एक नहीं, दो नहीं, 3 लाशें मैंने कुएं में डाली किसी। जी, मैं पहले रहता था, उसी घर में रहते थे, और मतलब आप अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा आपने उसी घर में गुजारा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी, मैं बेसिकली, हम लोग का इनहेरिटेड घर है, बाप दादा की तरफ से आ रहा है, हमारी पूरी फैमिली वहां पे रहती है, खाली मैं नहीं रहता, हमारी फैमिली सारे वहीं पे ही रहते हैं। तो इनाम साहब, फिर एक सवाल ये भी होगा ना कि आपकी आंखों के सामने, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं 4-5 साल हुए और 4-5 साल तक गालिबन वो लोग वहां पे इस तरह की जिंदगी गुजार रहे थे, मुश्किल जिंदगी गुजार रहे थे।
आपने उस वक्त अपने वालिद साहब से, मुझे नहीं पता, मैं बलूच कल्चर से उतना वाकिफ नहीं हूं, या कौम भी हमारे उस अंदाज से वाकिफ नहीं, आपने कभी अपने वालिद साहब से बात करने की कोशिश की कि इन लोगों को आजाद कर दिया जाए या इनके ऊपर ये जुल्म ना किया जाए? उस वक्त आपने कहा कुछ? मुनीर भाई, मैंने बहुत दफा इस फोरम पे बात की। मतलब मैंने एक नेशनल लेवल पे आके नहीं, किसी और दूसरे से नहीं, मैंने अपने वालिद साहब को मना किया इस बारे में। और शायद मेरी सोच अलग थी, या मैं बागी था, या जो भी था, इस वजह से जाके मेरे और मेरे वालिद साहब की तल्ख कलामी हुई और सिलसिले खराब हुए। मैंने स्टार्ट से रेजिस्ट करता था इस बात पे कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, गलत का नतीजा गलत निकलता है। और वो हमेशा मुझे डरा धमका के चुप करा देते थे। वो ताकतवर है, पूरा बलूचिस्तान आपको भी डरा देते थे, आपको भी धमका देते थे? सॉरी, आपको भी डराते धमकाते थे? जी, डराते थे, धमकाते थे, एफआईआरों की धमकियां देते थे, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें मरवा दूंगा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मैं तुम्हें उठवा लूंगा। इस तरह की धमकियां मुझे दी जाती थी। और जिस जेल की अभी बात की जा रही है, कितने लोग इस वक्त, आखिरी इत्तला तक आपकी, कितने लोग इस वक्त उनके कैदी हैं उस वक्त? फीमेल्स, मतलब खान मोहम्मद मरी की फैमिली से हट के 2 और फीमेल्स थी। एक फीमेल थी जो हमारे अपने, जो हमारा आबाई गांव है उसी में, मतलब वहां की जो लोकल्स है, वहां उनकी बेटी थी। उसका नाम मुझे नहीं पता, 18-19 साल की लड़की थी। एक वो थी, एक और औरत थी जिसका अभी मैंने फैमिली से रब्ता किया, कहते कि हमारे घर में वो फीमेल पहुंचा दी गई और हम किसी फोरम पे आके बयान नहीं दे सकते। खैतरानों में फिर करमदानी, उसके एक छोटा 2 साल का बेटा भी था। ये 2 बंदे, मतलब 2 बंदे ये और खान मोहम्मद की फैमिली, ये मेरे सामने। ठीक हो गया, आपका ये पॉइंट आ गया। मीर साहब, इनाम साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है, अरसे से चला आ रहा है। और मेरे ख्याल से इसके ऊपर अगर कोई बड़ी कार्रवाई ना हुई, और आज अगर मीडिया जो आज आवाज उठा रहा है, कुछ दिनों बाद जब ये आवाज दब जाएगी या दबा दी जाएगी, तो फिर ये सारे मामला वैसे ही चलेंगे और मेरे ख्याल से कोई बड़ी तब्दीली की उम्मीद की नहीं जा सकती। जी, इसमें कोई शक नहीं है, आप वजह फरमा रहे हैं। गुजारिश ये जो है ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे अदारों की तरफ से, सबके लिए एक टेस्ट केस है। अगर मजलूम की आवाज नहीं सुनी गई, अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया, जो भी मुलव्वस है, हम ये नहीं कहते कि कंफर्म, देखिए ये तो इल्जाम है, बिल्कुल इल्जाम है। इल्जाम है, बेटे पे भी है, वालिद पे भी है। बेटे ने जो है ना, वो आपके सामने अपनी वजाहत कर दी कि क्या मामला थे, क्या वो थे। अब सरदार साहब अभी तक जो है ना, वो उस पे मीडिया पे या उस पे नहीं आए हैं, लेकिन इस टाइम पर जो रिजल्ट सामने आया है, वो पता चला है कि उसी इलाके में सरदार साहब के घर में वाकया पेश है। फिलहाल तो इल्जाम तो उनके घर पे है। यहाँ पे जो है, वो जो जिस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, वो मरी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। बलूचिस्तान में मरी कबाइल एक बहुत कबायली तौर बहुत ताकतवर कबीला है, और बहुत, वो मैं कहता हूं कि वो भी अपने इन शहीदों को, इनकी लाशों को रह जाने नहीं देंगे, वो इस पर जरूर स्टैंड लेंगे। दूसरी बात यह है कि खान अफकलात जो हमारे बलूचिस्तान के खान है जी, उन्होंने भी कोई ऑफिशियल जिलगा बुला दिया है, अब नोटिफिकेशन जारी किया था, मुख्तलिफ सरदारों को बुलाया है। देखिए कि अभी वो इस मामले को ठंडा करने के लिए ये इजलास बुलाया गया है या वाकई मजलूम का साथ देने के लिए बुलाया गया है, ये तो वक्त बताएगा। ये वक्त बताएगा। ये सुनने में आया कि इस टाइम पर जो हमारे अदारे हैं वो भी एक्टिव है, बिल्कुल वो किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे, वो इसके खिलाफ एक्शन में वो इस मजलूमों के साथ होंगे। पूरे बलूचिस्तान के जो अवाम है, दूसरी बात यह हमारे सूबे की बदनामी हुई है, पूरी दुनिया, पूरे मुल्क की बदनामी हुई है मीर साहब, ये पूरे मुल्क की बदनामी है सर, बिल्कुल पूरे मुल्क की बदनामी। और ये यकीनी तौर पर किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी शख्स हो जिसने ये सब घिनौना काम किया है, बेहुदा काम किया। मेरे पास तो अल्फाज नहीं, क्योंकि जिस सफाकी से उन लोगों को कत्ल किया गया, उनके ऊपर जुल्म किया गया, जबर किया गया, जिस सफाकी से एक माँ दुआइयां देती रही, एक माँ तो सांझी होती है, माँ तो माँ होती है। माँ के बारे में अगर कोई माँ तो कुछ कह दे तो फिर वो एक ऐसी इबारत होती है इसको मिटाया नहीं जा सकता, इसको फरामोश नहीं किया जा सकता, इसको टाला नहीं जा सकता। एक माँ दुआइयां देती रही, उसको कैद में रखा गया, एक माँ फरियाद करती रही उसके औलाद के लिए, उसको फिर ना सुना गया। आखिर कौन सा इंसाफ है? और फिर तो मेरा सवाल यह भी बनता है ना कि अगर इस वक्त तक ये जो मामला हुआ, जो कि अब्दुल रहमान साहब के बिल्कुल आते में हुआ, उनके घर के आते में हुआ, करीबी हुआ,
अगर ये जो कुछ हुआ तो फिर जिम्मेदार कौन है? पुलिस ने सुनवाई नहीं की, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान कहां मौजूद थे? शायद उनकी सुबह हुई नहीं, वो शायद नींद से बेदार हुए ही नहीं कि उन्होंने इस पे कोई कार्रवाई करने का सोचा हो। एक मां फरियाद कर करके सिसकती हुई, बिलकती हुई, रोती हुई अपनी जान हाथ से गंवा दी उसने, कोई कार्रवाई नहीं। मेरे पास जो इतलात है कि एफआईआर तक इस वाक्य की दर्ज ना की गई। ये इंसाफ का अगर पैमाना होगा तो फिर कैसे होगा? लेकिन इनाम साहब इस चीज को क्लियर कर दें, जहां से ये 3 लाशें मिली हैं, लाशें क्या मिली हैं? सिर्फ वो आप खोल मिले हैं, सिर्फ आपका स्ट्रक्चर मिला है। ये जो कुआं है ये आपके उस घर से कितने फासले पे है? ये मैक्सिमम अगर होगा तो ये 1000 फीट पे होगा, इससे ज्यादा दूर नहीं है। और प्लस वो जो जगह है जहां से कुआं मिला है वो हमारी जमीनें हैं, आसपास हमारे गांव के आसपास टोटल हमारी जमीनें हैं, वहां पे किसी और को आने की इजाजत तक नहीं है। ये जमीनें जहां पे कुआं वाकया है ये हमारे अपने खानदान की जमीनें हैं। तो इनाम साहब, सरदार, मैं जितना जानता हूं, जो थोड़ा बहुत जानता हूं, एक सरदार, खास तौर पे अब्दुर्रहमान खितरान जैसा एक सरदार जो कि सूबाई वजीर भी हो, वो तो इतना असर और रसूख रखता है, इतने इख्तियारात रखता है कि उसके इलाकों में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता उसकी इजाजत के बगैर। इतने करीब एक कुएं में ये लाशें पहुंचा दी जाती हैं और वहां पे पड़ी रहती हैं, वहां पे गलती रहती हैं, सड़ती रहती हैं, परिंदे जानवर उनको नोचते रहते हैं। सरदार साहब को खबर ना हुई? हेलो, देखिए मनीष भाई, मैंने आपको पहले ही बताया कि मीर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। उस जमीन पे किसी जी इनाम साहब, मुतलका अफराद को आने का कोई परमिशन, कोई इजाजत नहीं है। अब जब जमीनें हमारी हैं, ऑब्वियसली देखें आप, जब भी कोई काम करते हैं तो इंसान के लिए सबसे मुफीद जगह उसका घर होता है, ठीक है। जब भी कोई गलत काम करते हैं, चोर, डाकू, डकैत, कातिल जो भी है, पहले आगे छुपते हैं तो अपने घर में ही छुपते हैं। तो जब और सरदार इस टाइम इतने फखर में है, इतनी ताकत में है कि वो, ये बात उनके जहन से कभी गुजरी नहीं कि भाई मेरी जमीन पे भी कोई आएगा, कोई देखेगा, पुलिस आएगी। आना तो पुलिस ने है, तो पुलिस आएगी और पुलिस जो है ना ये लाशें बरामद करेगी और कल को मेरे लिए इतना बड़ा इशू बनेगा। इसीलिए उन्होंने ये हरकत अपने ही घर में की कि मेरा घर सबसे मुफीद जगह है। और ये जो पुलिस जिस अंदाज से पहुंची रात गए, पुलिस भी इस बारे में वाजे नहीं कर सकी कि उनको किस तरह से इतलात आई। वो इतला पुलिस को किसने दी कि ये वहां पे ये लाशें मौजूद हैं? वो इतला मैंने दी थी पुलिस को। आपने दी थी पुलिस को? जी, पुलिस को मैंने इतला दी थी। फिर पुलिस जब वहां पे लाशें बरामद करने के लिए गई तो ऊपर से उनको, मुझे नहीं पता कि किन की कॉल है किन की नहीं है, 3-3.5 घंटे तक वो वहीं पे एक जगह पे बैठे रहे। और मैं उनको बार बार कॉल्स कर रहा हूँ कि आप फिलानी जगह पे जाए, कहते हैं हम गए वहां पे कुछ नहीं है। मैं उनको बार बार कॉल कर रहा हूँ फिलानी जगह पे जाए। मुझे मेरा अल्लाह जानता है कि मुझे ये नहीं पता था कि ये बेचारे खान मोहम्मद मरी के बच्चे हैं। मुझे सिर्फ ये इतला दी गई थी कि 3 लाशें फलानी जगह पे मौजूद है और आप किसी भी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है उनको, जो कानून साजी करने वाले जो हमारे अदारे हैं उनको भेजें और वो उनको बाजियाब कराया जाए। और तो मैंने जब उनको भेजा तो ये आपने इतला की, उसके कितने देर बाद ये पुलिस ने एक्शन किया? आपकी इतला देने के कितनी देर बाद ये पुलिस ने एक्शन किया? तकरीबन 1 घंटे बाद। हालांकि पुलिस स्टेशन से इस एरिया का सफर होगा 10 मिनट का। 1 घंटे बाद इस पे एक्शन लिया गया। उसके बाद 3.5 घंटे अंधेरा होने तक, 3 बजे मैंने उनको इतला दी, 7:30 बजे तक ये लोग वहीं पे घूमते रहे और वहां पे मुझे कॉल करके कहते हैं सर यहाँ तो कुछ नहीं है। फिर मुझे पता चला कि ये मामला दबाव की तरफ जा रहे हैं। तो वहां पे जो लोकल हमारे आर्मी पर्सनल हैं, मैंने उनसे राब्ता किया। मैंने उनसे कहा मेहरबानी करें, इस तरह का एक वाकया दबाए जाने की कोशिश की जा रही है तो आप अपने बंदे भेजें। जब उनके बंदे आए और उन्होंने फोर्स किया, उसके बाद जाके पुलिस एक्टिव हुई और उन्हीं ने, ये एक हकीकत बात है, पुलिस ने नहीं, ये आर्मी ने जाके ये डेड बॉडीज को रिवील किया है। इनाम साहब, आप जो बात कह रहे हैं ये बड़ी खौफनाक बात है। ये बहुत खौफनाक बात है कि पुलिस जानती थी कि वहां पे 3 लाशें पड़ी हैं, 3 लोगों को मार के फेंका गया है और पुलिस जानते बूझते, आप कह रहे हैं कि आंखें बंद रखी हुई, मरने के बाद भी पुलिस को इस बात का एहसास ना हुआ कि वहां पे कुछ लोग हैं जो कि जिनको वहां से निकालना चाहिए, ये उस वक्त भी एहसास ना हुआ? सर एहसास कैसे होगा? पुलिस जब अब्दुर्रहमान के घर की लौंडी बनी ली है तो आप मुझे बताएं कि उनको एहसास क्यों होगा? और जब उनको ये, देखिए पुलिस वाले वहां के लोकल हैं, उनको पता है कि ये जमीन सरदार अब्दुर्रहमान की है। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ बरामद करते हैं की खैर नहीं है तो वो क्यों बरामद करना चाहेंगे? आप मुझे बताएं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पुलिस के अफसरान हैं वो भी डरते हैं, घबराते हैं सरदार से? बहुत डरते हैं। इनफैक्ट जो डीआईजी हैं सलीम लेडी साहब, वो तो बहुत ज्यादा डरते हैं सरदार अब्दुर्रहमान से, बहुत ज्यादा डरते हैं। डीपीओ को तो वो, आपको पता है, वो डीपीओ को नाम से नहीं बुलाते, ओहदे से नहीं बुलाते, गाली देके बुलाते हैं।
और जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है, अब जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजेंजो साहब, उनके हवाले से भी इनका जरा बताएं कि इनका क्या इनके साथ ताल्लुक है, क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो उनके ऊपर भी आती है कि वो इस सूबे के सरबराह हैं, उनके पास इस सूबे की जिम्मेदारी है। एक वाकया हुआ, एक औरत दुआइयां देते देते रोती हुई बिलकती हुई उसने अपनी जान दे दी, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब मंजर आम पे ना आए। मुझे भी जहां तक चीफ मिनिस्टर साहब की बात है, जब से उन्होंने ओहदा संभाला हमने उन्हें सोते हुए ही देखा है, जागते हुए तो कभी नहीं देखा। जब भी उनसे किसी ने मुलाकात करने की कोशिश की है और वो गए हैं तो उन्होंने कहा कि साहब सो रहे, साहब अभी तक उठे ही नहीं है। तो ये मीर साहब भी बैठे हैं, मीर साहब को बेहतर पता है इन चीज का, मैं तो बहुत जूनियर उस मामले में, कि कद्दूस साहब तो बिल्कुल ही मतलब हर मामले में, खाली ये मामला नहीं, मीर कद्दूस हर मामले पे सोए हुए, किसी मामले में किसी भी जगह पे इंटरफेयर करना, वो ये मतलब ये अब गवाह समझते कि मैंने इसमें इंटरफेयर करना है। हालांकि इतना बड़ा एक मामला हो गया, एक औरत आ रही है कुरान पाक अल्लाह की आखिरी किताब हमारी उठा के फरियाद कर रही है, जिसपे हम लोग मर मिटने को तैयार हैं किताब पे, कि भाई मुझे सरदार अब्दुल रहमान की जेल से निकालो। आपको क्या लगता है वो हमारे सीएम ने, वजीर आला साहब ने वो वीडियो नहीं देखी होगी, या पुलिस के आला अफसरान ने वो वीडियो नहीं देखी होगी? वो मेरे उस टाइम तक वो वीडियो किसे शूट की थी? वो वीडियो आपने कहा कि रिलीज आपने की, वो शूट किसने की थी? जी वो देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे अब ये सारा सिलसिला चलता है, अब जब आप कोई कैदी रखते हैं तो ऑब्वियसली उनके सर पे कोई वार्डर या कोई बंदा जो उनको संभालता है, एक या दो या तीन जिस तरीके के भी बंदे होते हैं, वो उसी घर की नौकर होते हैं। तो मैंने इस आपके सवाल का जवाब ना मैं सवाल से दूंगा। देखिए, जब कोई बंदा हमारे जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट जेल में जाता है, तो सपोजिंग मेरा भाई अगर जेल में जाता है ना, तो मैं उसके पास मोबाइल भेजने के लिए, उससे बात करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए ना, तो लोकल जो वहाँ का कोई बॉर्डर होता है या कांस्टेबल होता है उसको बुलाता हूँ, वो मोबाइल लेके जाता है और वो कराता है। सेम सिनेरियो। सर मैं क्या कह सकता हूं, मैं लाजवाब हो चुका हूं, क्योंकि ये अफसोस की बात है। मीर साहब, मुझे आप ही बता दें, चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी क्या बनती है इस तमाम तर वाकये के बाद? गुजारिश ये, मैं बार बार इस बात से जोर दे रहा हूं कि सबसे बड़ा जो मुजरिम के साथ शामिल होने वाला सहूलतकार जो भी है, इस टाइम पर बज़ाहिर लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने उस दिन, मैं एज एक राइटर के, एक शेरी के, एक बलूचिस्तानी होने के, एक मजलूम की आवाज की बिना पर यह कहना चाहता हूं कि जिस दिन उस औरत की वीडियो रिलीज हुई सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, कि वो औरत कुरान पाक पर देखे, जी हमारा ईमान है, हम कुरान पाक पे 100 खून माफ कर देते हैं, कुरान पाक को जो है ना हाथ में लेकर उसे दुआई दी, सरकार से, अदारों से किसी ने कुछ नहीं किया, ये सब जिम्मेदार है। और वजीर आला साहब को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नंबर 2 ये कि जैसे आपने कहा ना, पुलिस ने क्या किया है, पुलिस सिर्फ गरीब के खिलाफ एक्शन लेने के लिए होती है। ये उन इलाकों में डीपीओ जो वो पोस्ट होते हैं, इन्हीं सरदारों और नवाबों के वो रिकमेंडेशन पे जो है पोस्ट होते हैं, या एमपीएस के, यहाँ तक कि डिप्टी कमिश्नर भी, जब तक एमपीए नहीं चाहेगा उस इलाके का डिप्टी कमिश्नर की पोस्टिंग नहीं हो सकती है। जब हमारे यहाँ कानून इस तरह पुअर हो, इस तरह जवाल पजीर हो, फिर इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। फिर जब वजीर आला भी 9 पार्टियों का जो है ना कोलिशन से बना हो, कमजोर हो, तो उसकी क्या हालत होगी? वो सरदार केतरान को नाराज करके अपनी हुकूमत का खात्मा तो नहीं करेगा। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि वजीर आला को फौरन उस टाइम इंक्वायरी करनी चाहिए थी, जो सलामत मलामत है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। जो भी होता, आज ये सान्या पेश नहीं आता। देखिए, लाशों की बेहरमती, उसको ड्रिल मशीन से सुराख, ये तो ऐवान भी ऐसे नहीं करते, जिसने भी किया है ऐवान भी ऐसे नहीं करते, इंसानों के साथ ऐसे किया गया है। हम बलूचिस्तान वाले पहले ही ऐसा से महरूमी का शिकार है, हमें तकालीफ है, हम फरियाद करते हैं। अगर ऐसे हालात होंगे, हमारे आने वाले नस्लों के साथ क्या किया जाएगा? मीर साहब, आप बड़ा अहम सवाल उठाया, लेकिन इनाम साहब, मैं अगर आपसे सवाल कर लूं, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं। मुनीर भाई, नहीं हो सकता इंसाफ हमारे मुल्क में, आप वैसे ही नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। और बलूचिस्तान तो वैसे हमारे मुल्क से 50 साल पीछे है,
तो आप इंसाफ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आपकी बेसिक राइट आपको यहाँ पे नहीं मिलता, आप इंसाफ तो बहुत इनाम साहब, ये जो 5 बच्चे हैं जो अभी भी इस वक्त कैद में, गालिबन उसमें 4 बेटे हैं, 1 बेटी, अगर मैं गलत ना हूं तो वो बाजियाब हो जाएंगे? मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, आपने कहा कि उनको जिस जगह पे रखा है वो आपने कुछ वो हो जाएंगे? वो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि रहमान के तरह इसमें पूरा का पूरा बुगलाट का शिकार है। और प्लस मैंने जो उनकी पिक्चर लगाई है ना सोशल मीडिया पे, लाखों करोड़ों लोगों ने उनकी पिक्चर्स देख ली है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सब के बाद उनकी जानें भी खतरे में आ चुकी हैं? खतरा तो है, देखिए उन्हें भी खतरा तो उनकी जान को है, बट पता नहीं, मेरी गट फीलिंग कहती है कि इंशाल्लाह मुझे यकीन है अपने रब पे, और वो बच्चे जिंदा वापस आ जाएंगे और वो इंशाल्लाह बाजियाब भी हो जाएंगे और सच का सच सामने आ जाएगा। आपके वालिद सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतना इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद हैं या मुल्क से दूर जा चुके हैं? नहीं, वो बलूचिस्तान में मौजूद है। वो इस तरसली में, देखिए वजीर आला उनके साथ है। ऑब्वियसली अगर एक स्टेट का हेड अगर आपके साथ है तो आपको किसी से डरना है? पुलिस से, फौज से? आई डोंट थिंक सो, यू नीड टू बी स्केयर्ड ऑफ एनीवन। एंड ये जो जेआईटी बनी है, ये जो जेआईटी बनी है, अगर जेआईटी ने कल आपको बुलाया और आपसे सवालात किए तो आप उस जेआईटी के सामने पेश होंगे? 1000% पर मैं जेआईटी के खिलाफ इसकी सख्त अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ। ये जेआईटी नहीं, ये सरदार के अपने घर के बंदे बने। डीसी बारकान जिसने मुझ पे, जब मैं पिछला इलेक्शन था उस पे 3 MPO का ऑर्डर जारी करके सरदार अब्दुल रहमान के कहने पे ये कर दिया। सलीम अली जो सरदार अब्दुल रहमान की टीम का हिस्सा है, और बाकी जितने भी बंदे हैं ये सारे सरदार के बंदे हैं। तो मेरी सिर्फ एक ही इल्तजा है, मेरी इल्तजा ये है कि जो जेआईटी है वो जुडिशियल फोरम पे बनाई जाए, ना कि लोकल ब्यूरोक्रेट्स पे। और आखिरी सवाल, इस सब के बाद आपकी जान को भी खतरा है? नीचे काम करना होगा। आखिरी सवाल, इस सब के बाद आपकी जान को भी खतरा है? मेरी जान को तो 110% खतरा है। जिस दिन मैं ये करने जा रहा था उसी दिन मुझे पता चल गया था कि अब मैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा रहा हूँ, इसके बाद कोई वापसी नहीं होगी और सरदार मुझे कत्ल कराएगा। बट मैं मरने से नहीं डरता, मैं सिर्फ अल्लाह की जात से डरता हूँ, बंदों से मुझे कोई डर नहीं। अगर आप शेयर करना चाहें, ऑप्शनल है, मैं आपसे सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त भी आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, बलूचिस्तान में मौजूद हैं? जी मैं पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में मौजूद हूँ, मेरे लिए कोई इश्यू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेमन साहब, मेरा एक डिमांड है अपने चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान से। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं कि आज से 25 साल पहले एक मोजिज सियासी कारकुन अगवा हुए थे। चौधरी इफ्तिखार साहब ने कहा, अगर मैं आके कैंप लगा रहा हूं, अगर 24 घंटे में मेरा बंदा बरामद नहीं हुआ फिर एक की भी खैर नहीं है। अभी भी हमारी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान से, जाके वहां पे कैंप लगाए, सारे इंतजामिया को बुलाए, इलाका एफसी को बुलाए, डीसी को बुलाए, कहे कि अगर 24 घंटे में ये खास बरामद नहीं हुए फिर आपके एक की खैर नहीं है। 24 घंटे में अगर बरामद नहीं हुए मैं जिम्मेदार। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू की, और इनाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने जो तमाम सवालात थे उनके जवाबात भी दिए। और उम्मीद करते हैं कि जो आज के प्रोग्राम का असल मकसद है कि इस वक्त बलूचिस्तान में क्या हो रहा है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसको हाईलाइट किया जाए। गिरानाज एक खातून, 40 साल उम्र की खातून, जिसके 2 बच्चों को उसकी आंखों के सामने बेमाना तरीके से तशद्दुद करके, कहना नहीं चाहता, गालिबन ड्रिल करके उनको गोलियों से छन्नी किया गया, जिस अंदाज से मारा गया, सफाकी दिखाई गई, फिरौनियत दिखाई गई। किसने दिखाई, किसने नहीं दिखाई, ये वक्त साबित कर देगा। लेकिन अगर आज इस रुए ज़मीन के ऊपर हम इस हवाले से आवाज़ ना उठाई, अगर आज हमने इस हवाले से घरों से ना निकले या सवाल ना किया या इंसाफ का तराजू बुलंद ना किया, तो फिर यकीन करें, इंतज़ार करें उस लम्हे का जब ज़मीन खुद कांपेगी, जब आसमान से पत्थर बरसाए जाएंगे, जब आग के शोले निकाले जाएंगे, और फिर हम उस वक्त महज तमाशा देखने के लिए रह जाएंगे और खुद एक इबरत का निशान बन जाएंगे। आज इस मुल्क में एक गिरानाज का कत्ल नहीं हुआ। आज इस मुल्क की तमाम तर माओं की तौहीन की गई, तमाम तर औरतों की तौहीन की गई, तमाम तर उन बेटों की तौहीन की गई, उन बहनों की तौहीन की गई जो आज इस मुल्क में बसते हैं, जिनके साथ जो कुछ आज तशद्दुद हुआ लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन
कोशिश करेंगे कि इसकी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। हम अपने तौर पे ये ज़रूर अज़्म करते हैं कि इसके बारे में आवाज़ बुलंद की जाएगी और जो हुक्काम बाला हैं इसके ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले ज़रूर होगा, बलूचिस्तान में ही ये सब क्यों हुआ? बलूचिस्तान में पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा हम जानते हैं कि इस वक्त मामलात हैं, हमारी तमाम तर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, हमारे कितने सारे इदारे इस वक्त वहाँ पे काम कर रहे हैं। और सरदार साहब की बात करूँ तो अब्दुर्रहमान साहब जो कि सूबाई वज़ीर हैं, वो अक्सर इन बाअसर शख्सियात के दरमियान घिरे रहते हैं। अगर वो इस सब में मुलविस हुए, मैं सवाल कर रहा हूँ, तो फिर क्या सवाल उनसे भी नहीं होना चाहिए जो ये सब शायद जानते थे लेकिन खामोश रहे, शायद जानते थे कि ये कुछ हो रहा है लेकिन चुप रहे, कुछ कर सकते थे कुछ ना किया? ये सवाल मेरा उनसे भी है। आप समझते हैं ये सवाल मैंने किससे किया? उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी तौर पे इंसाफ का निज़ाम बहाल हो सके। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।